नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और बहुत स्वागत आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति वार्ता विशेष में। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक विशेष व्यक्ति हैं, भाजपा के बहुत ही लोकप्रिय नेता, दिल्ली के 4 बार से लगातार विधायक, दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, पोलियो अभियान के जन्मदाता, उसके संचालक और वर्तमान में बीजेपी के सीएम कैंडिडेट डॉक्टर हर्षवर्धन। बहुत स्वागत आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो बहुत शुभकामनाएं आपको इस नई जिम्मेदारी को ग्रहण करने के लिए। जाहिर सी बात है, ये व्यस्त हो गए होंगे आजकल आप। वर्षों से 20 वर्ष से देख रहे हैं कि साल शुरू होने पे साल खत्म हुआ पता नहीं लगता। व्यस्तता तो इसी तरह रहती है, लेकिन अपेक्षाकृत बढ़ी है। पिछले कुछ दिनों से अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपको लगता है आप न्याय कर पा रहे हैं अपने तमाम चाहने वालों के साथ, समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ? मुझे लग रहा है कि जितने बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता हैं और जितने अधिक उत्साह के साथ वो इस समय मिलना चाह रहे हैं, यद्यपि कितनी बार मिले हैं इतने वर्षों से। 3 बार मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, सारे दिल्ली में घूमा हूँ। स्वास्थ्य मंत्री के नाते जो है, जब पोलियो किया, दूसरे अभियान चलाए, तो सारे दिल्ली में मैंने कोई इलाका ऐसा नहीं जहाँ मैं ना गया हूँ। कितने विश्वस्त हैं कि इस बार 3 बार से लगातार बीजेपी को पराजित होना पड़ा है दिल्ली विधानसभा में? इस बार अंतरात्मा की आवाज़ और विश्वास क्या कहता है आपका? अगर ईमानदारी से पूछे तो 100%। आपको अतिशयोक्ति लगेगी कि अपनी बात तो खुद कहना ये नेचुरल होता है, ज़रूरी होता है, कहना भी चाहिए, और ख़ासकर मीडिया के सामने बोल रहे हैं तो ऐसा ही कहना चाहिए। लेकिन मुझे हृदय से ऐसा लगता है, क्योंकि वर्षों से जनता की नब्ज़ को समझ भी रहा हूँ, डॉक्टर भी हूँ मैं। और अभी जो कुछ मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से, जिस प्रकार का उत्साह देख रहा हूँ, जिस प्रकार की लोगों की भावनाओं को समझ रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, और पिछले कुछ समय से ओवरऑल जो भी मुझे अनुभव है, उसके आधार पर तो मुझे कोई शक शुबा किसी तरह का भी नहीं लगता कि आने वाली दिसंबर में दिल्ली में कुशासन का अंत होगा, सुशासन स्थापित होगा। और उसके बाद ये भी मुझे लगता है कि कुछ ही महीने के बाद पूरे देश में भी हम जो भ्रष्ट और कुशासन वाली सरकार है, जिससे सारा देश तंग आ चुका है, 10 वर्ष हो गए जिसको, उससे भी मुक्ति दिलाकर और देश में एक ऐसे अभूतपूर्व प्रतिभा वाले श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को स्थापित करेंगे, जो सही मायने में भारत को विश्व गुरु के स्थान पर आगे बढ़ाने के काम को प्रारंभ करेगी। क्या वजह रही कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव में भाजपा यही बात समझाने में नाकामयाब रही इलेक्टोरेट को? देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आप पिछले 15 वर्ष की एनालिसिस करें, कि जिसमें भले ही विधानसभा में हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन 1998, 2003 और 2008 में लगातार हमारा ग्राफ हर बार बढ़ा। 14 सीटें आई, फिर 18 सीटें आई, 19 सीटें, उसके बाद फिर 24-25 सीटें आई। इसी 15 साल में हम एक बार पार्लियामेंट का चुनाव 7 की 7 सीटें हमने 99 में जीती। इसी 15 साल के अंदर 2007 में मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, हमने नगर निगम का चुनाव जीता, भारी बहुमत से जीता। फिर 2012 में अभी हमने, शीला जी ने बहुत कोशिश की, 3 बना दिया, इसको तोड़ दिया, सोचा ये शायद स्ट्रैटेजी कामयाब होगी, लेकिन तीनों की तीनों नगर निगम में हम जीते। 2008 में हम दिल्ली कैंट का चुनाव जीते। तो ऐसा नहीं कि दिल्ली की जनता ने केवल कांग्रेस को ही जिताया है, हमें भी वो लगातार जिताती रही है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में मैंने पहले भी कहा कि शायद हमें लगता है कि हमारा शायद लक कुछ कमज़ोर था, शीला जी का कुछ ज़्यादा मजबूत था, बस इतना ही फ़र्क मुझे लगता है। इस बार नक्षत्र बदल गए? अब नक्षत्र बदल गए या नहीं बदले मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर दिख रहा है कि जनता जो है उसके अंदर बहुत उत्साह है। अब वो आज़ादी चाहते हैं। उन्होंने बार बार एक मुख्यमंत्री को अपना विश्वास भी दिया, लेकिन जो कुछ भी खासकर चुनाव के समय वायदे होते थे कांग्रेस के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, वो चुनाव के तुरंत बाद सब
भूल जाते थे। शिक्षा में स्कूलों की दयनीय स्थिति है, हज़ारों टीचर्स शॉर्टेज हैं, अस्पतालों की दयनीय स्थिति है, एसेंशियल मेडिसिन्स नहीं है। अब देखिए, दिल्ली में जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो हमने एसेंशियल ड्रग पॉलिसी बनाई थी। उस मॉडल को सारे दुनिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि ये दिल्ली मॉडल है और ये आज दिल्ली मॉडल के नाम से जाना जाता है। मेरे उस पॉलिसी को देश की 12 सरकारों ने फॉलो किया था। कई देशों ने, इंग्लैंड, कंपूचिया, वियतनाम, बहुत जगह पर उसको फॉलो किया गया। हम जमुना पार्क के अंदर देखते हैं, हम लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसको देखकर। गवर्नेंस है गवर्नमेंट का या पॉलिसी में नीति बनाने में दिक्कत है? एक तो मेरे को लगता है कि सरकार की अप्रोच बहुत ही कैजुअल है। कोई बहुत गंभीरता से इश्यूज़ को सॉल्व करने की, गहराई में जाकर उसकी डायग्नोसिस करने का मेरे ख्याल से काम नहीं किया जो आवश्यक था। दूसरा, पिछले जो 10-15 साल में बहुत सारे मामले ध्यान में आए हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और घोटाले ये प्रीडोमिनेट करते रहे हैं जो सारे सीन के ऊपर। ये सारी चीज़ें, अब कोई बिजली निजीकरण का मामला आएगा तो कोई कॉमनवेल्थ गेम्स सारी दुनिया ने देखा, अभी ट्रांसपोर्ट का स्कैम आया और बहुत सारे स्कैम्स हैं, कोई राशन कार्ड का है, कोई दूसरी चीज़ों का है। तो ऐसा लगता है कि सरकार का ध्यान या तो चुनाव के समय नारा देने में है, नारा दे के लोगों को एक बार कह दिया। अब 2008 में कहा कि राजीव रतन योजना के तहत लाखों गरीब झुग्गी वासियों को हम फ्लैट देंगे। एक झुग्गी वाले को, एक गरीब हमारे भाई को, बहन को फ्लैट नहीं मिला। कहा कि हम अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को रेगुलराइज कर देंगे, तो टेम्परेरी सर्टिफिकेट बांट दिया, सोनिया जी से बंटवा दिए। ये कहा 1 साल के अंदर अंदर रेगुलराइज कर देंगे। आज तक एक कॉलोनी रेगुलराइज नहीं हुई है दिल्ली में। नारा अभी भी दे रहे हैं कि हमने कितनी 800 कॉलोनियों को कुछ कर दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ नहीं हुआ। वहाँ उसी तरह नारकीय जीवन लोग व्यतीत कर रहे हैं। रजिस्ट्री आज भी वहाँ पर नहीं हो सकती, ना वहाँ कोई स्वास्थ्य की शिक्षा इम्प्रूव हो रही है, ना वहाँ कोई सरकार की डिस्पेंसरी बन रही है, ना वहाँ ठीक प्रकार से कोई और डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो सरकार को ये तो रहा है कि भाई किसी तरह से भी बाय हुक और बाय क्रुक हमें चुनाव जीतना है, तो कोई स्कीम ले आइए। जिस प्रकार का जन आक्रोश इस सरकार के खिलाफ, चाहे वो भ्रष्टाचार के विषय पर रहा हो और चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा के विषय पर रहा हो, तो वो इस बात का सूचक है। बार बार सीएम कहती हैं कि आप सुरक्षा की बात हमसे क्यों करते हैं, पुलिस हमारे पास नहीं है, पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय की कमांड में काम करती है। इसकी एक तरह से अप्रत्यक्ष मांग भी करती हैं वो कि हमारे पास। देखिए, इसका जवाब 2 तरीके से दूंगा कि पुलिस उनके पास नहीं है तो केंद्र सरकार के पास है, वहाँ भी उनकी सरकार है। इतने सालों में पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिला पाई, चलिए छोड़िए, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिला पाई। अभी मैं सिर्फ आपसे बड़ी बेसिक सी बात करना चाहता हूँ, और मैंने इस चीज़ को पढ़ा भी है, स्टडी भी किया कि लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहर में भी उन्होंने ये अनुभव किया कि अगर सारे शहर को आप वेल लिट कर दें, कोई भी डार्क स्पॉट, अंधेरे वाले स्पॉट्स उनको समाप्त कर दें, तो 35 से 40% क्राइम कम हो सकता है। अब ये बताइए, इसके लिए कौन सी पुलिस चाहिए? 15 साल के बाद भी एक बेसिक इनपुट है। क्या होम गार्ड्स की व्यवस्था है उसको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते? क्या सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को हम नहीं लगा सकते? क्या लंदन जैसी बॉबी सिस्टम जो है वहाँ पर बीट कांस्टेबल का, उसको यहाँ पर लागू नहीं कर सकते? क्या एफआईआर के मामले में ट्रांसपेरेंसी नहीं ला सकते? ऑनलाइन उसको नहीं करा? बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी बेसिक। अभी निर्भया के समय पे जितनी बातें उठी कि साहब रात को शाम को बस के अंदर कोई सिक्योरिटी का एक मैकेनिज़्म होगा, कोई चाहे होम गार्ड हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कुछ हो, कुछ नहीं हुआ। तो आखिर बेसिक्स जो हैं वो भी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, खाली हम दिल्ली के लोगों को ये कहें कि मेरी बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, या बच्चियों को हम ये कहें कि आपको शाम के बाद कहीं जाना नहीं चाहिए। अब इस मॉडर्न युग में अगर आप किसी बच्ची को ये कहें कि उसको कहीं जाना नहीं चाहिए, बहुत सारे हमारी बच्चियां हैं जो नौकरी करती हैं, लेट शिफ्ट्स हो सकती हैं उनकी, कई बार पूरी पूरी रात नौकरी पे लोगों को रहना पड़ता है, तो खाली मुख्यमंत्री जी ये कह कर कि मैं
असहाय हूँ, इससे काम नहीं चल सकता। एक जगह और उन्होंने आपको असहाय बताया है, वो कह रही है 8 दिन से मैंने प्याज नहीं खाया, कल उन्होंने 8 दिन बाद प्याज खाया। देखिए बात यह है कि अब ये तो दिल्ली के लोगों को अपमानित करने वाली बात है, यानी कि आप एक तो कुछ करना नहीं चाहती हैं, करते नहीं आप, जो है कोई जिस समय इमरजेंसी आ जाती है सिर पर, तब आपके हाथ पांव फूलते हैं, तब आप कुछ स्टेटमेंट देते हैं, कुछ जो है टेम्परेरी मेजर्स अडॉप्ट करते हैं, लेकिन कभी आपने आज तक इसके लिए होर्डिंग को समाप्त करने के लिए आपने कोई काम नहीं किया। इतना बड़ा नेक्सस है, देखिए जहाँ भी जब भी ये कमी होती है, इसके पीछे गहराई में जाएंगे 99% होर्डिंग होती है। दिल्ली की डाटा है, देश का डाटा है कि जितनी प्याज पैदा हुई है उससे कम की खपत है। इसका मतलब कि कहीं नेचुरल शॉर्टेज नहीं है, जो सिस्टम में गड़बड़ी है वो होर्डिंग के अंदर है। होर्डिंग जो है पॉलिटिशियन के नेक्सस के बगैर नहीं हो रही है, वरना एक भी होर्डर को आपने आज तक पनिश क्यों नहीं किया। तो जो बात आपने कही, कोई ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री जी के पास, उनके मंत्रियों के पास या कांग्रेस के नेताओं के पास प्याज को खरीदने के लिए पैसे, उनके पास तो बहुत पैसे हैं, जितनी मर्जी महंगी हो जाए। आप उस गरीब के बारे में सोचिए, 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए भी उसको, उसकी थाली खाली हो गई है, थाली में से दाल सब्जी गायब हो गई है। प्याज भी अगर 100 रुपये किलो है और आलू भी 50 रुपये किलो है, तो वो कैसे काम चलाएगा। यही स्थिति बीजेपी की 1998 में थी, और कहा जाता है कि शायद ये बहुत बड़ी वजह थी जिससे कि बीजेपी की सरकार 1998 में जो गई वो आज तक वापस नहीं आई। उस वक्त इन्होंने क्या मेजर्स लिए थे और क्या चुनौतियां हैं डॉक्टर हर्षवर्धन के सामने इस नई जिम्मेदारी के बाद, इस छोटे से ब्रेक के बाद। ऐसा आपने 1998 में कहाँ तक सफलता पाई थी इसी काम में, जबकि ऐसा माना जाता है कि उस वक्त भी प्याज के दाम आसमान छू रहे थे और शायद दिल्ली में बीजेपी शायद उस झटके को आज तक उसे उबर नहीं। देखिए आप एक बात समझिए कि 93 से लेकर 98 के बीच में केवल चुनाव से पहले 2 या 3 हफ्ते के लिए ये प्याज की कीमत उस ज़माने में 30-35 रुपये किलो हुई थी, जिसको कि बहुत महंगा समझा गया। और हम लोगों को जो इनिशियल इमीडिएट मेजर्स लेने थे वो हम सब ने लिए। यहाँ पर जो सरकार की जो व्यवस्था है 15 साल से काम कर रही है, नंबर 1 बात। और अभी पिछले कई महीनों से लगातार ये प्याज 100 रुपये होती है, फिर कभी 80 हो जाती है, फिर 90 हो जाती है, फिर 60 हो जाती है, ये लगातार ये समस्या चल रही है। बिल्कुल। तो क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस सारी समस्या के लिए जो लॉन्ग टर्म प्लान है कोई बनाए। अगर कल को आप मुख्यमंत्री बनते हैं, इसकी संभावनाएं प्रबल है जी। क्या प्रायोरिटी होगी आपकी? देखिए सबसे पहली प्रायोरिटी तो, अगर आप इस विषय की बात कर रहे हैं, इस पर तो मैंने आज वो किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही कि एक फूड प्राइसेस कमीशन हम बनाएंगे और ये सरकारी ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के इंटरफेरेंस से अलग होगा, जिसमें कि सिर्फ एक्सपर्ट लोग होंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर के हों, चाहे वो संबंधित फील्ड के हों, जो लगातार हर चीज़ के ऊपर नज़र रखेंगे। आपको ये इंश्योर करना है कि जो नेक्सस है होर्डर्स के, माफिया के बीच में और जो सरकारी व्यवस्था के बीच में, इसको तोड़ना है तो आपको 100% की ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी सिस्टम के अंदर। और फिर अगर कोई होर्डिंग कर रहा है तो कोई मैसेज तो देना पड़ेगा ना। होर्डर को दिल्ली के अंदर एक भी आपने जमाखोर को आज तक पनिश नहीं किया, तो मैसेज क्या है? लोग कह रहे हैं भाई मज़े से जमाखोरी करो और सरकार के सिस्टम की जो है जो सहायता कर सकते हो करते रहो और जनता को लूटते रहो। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। करप्शन के मामले में हमें ऐसा लगता है कि करप्ट व्यक्ति को बाद में पनिश करने के बजाय, वो तो ज़रूरी है ही है, उसके लिए आपको जो लोकायुक्त को स्ट्रेंथन करना है करिए, जन लोकपाल बनाना है बनाइए, वो सब चीज़ों का मैं पक्षधर हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी मैं ये समझता हूँ कि भ्रष्टाचार हो ना, इसके लिए हमारी व्यवस्था के अंदर हमारे को 500% की ट्रांसपेरेंसी लेवल लाना पड़ेगा। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास नए नए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, हर चीज़ आप ऑनलाइन उपलब्ध करा सकते हैं, जनता हर चीज़ देख सकती है, फाइल की नोटिंग भी देख ले। तो ये अगर ट्रांजैक्शन जो है इसको हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया तो भ्रष्टाचार जो है इसको काबू करने में हमें मौका आसानी होगी। फिर इसी प्रकार से और बहुत सारी चीज़ें अब
मैंने अभी वुमेन सिक्योरिटी की तो पहले बात की कि हम सोचते हैं कि जो कुछ हम कर सकते हैं करें। जब पूर्ण राज्य का दर्जा, हमें पूरा विश्वास है कि अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी तो दिल्ली को हम पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिला लेंगे, लेकिन जब तक वो नहीं कर सकते भाई, जो कर सकते हो वो तो करो। अब गरीब आदमी को अगर ठीक प्रकार से इलाज नहीं हो रहा है अस्पताल में, तो एटलीस्ट जो सरकारी अस्पताल है उसका स्तर आप प्राइवेट नर्सिंग होम जैसा तो बनाइए। अभी दुनिया में लैटिन अमेरिकन देशों के अंदर, इसराइल के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जो है नेशनल हेल्थ स्कीम है, जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से आप एक सरकारी और प्राइवेट स्तर का जो यानी ट्रीटमेंट है वो आपको आप हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से आप दे सकते हैं। अभी बिजली के बिल्स के बारे में इतनी शोर शराबा होता है। अब ये थर्मल एनर्जी है, ये एनवायरनमेंट का भी नुकसान करती है, कोयले की कमी भी है, कोयला कितना महंगा भी है, कोयले को आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं। अब आप इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि उसके कारण चीज़ें मान लीजिए महंगी होती हैं, यहाँ पर बिजली के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन जो जॉब्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिएट हो रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हमारे पास सूर्य देवता हैं, इनकी जो आशीर्वाद है वो 300 दिन प्राप्त होता है दिल्ली जैसे शहर में। अगर एक घर के ऊपर जो टंकी लगी होती है उतनी जगह के अंदर अगर आप पानी की टंकी के बराबर की जगह यानी 4.5% एरिया के अंदर किसी रूफ टॉप पे अगर आप एक सोलर पैनल लगा दें, उस सोलर पैनल से आप इतनी 1 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं कि घर के बिजली पंखे सब चल सकते हैं। 30-35% तो आपका बिल वैसे ही कम हो सकता है उससे। और इसके अलावा लोग आवश्यकता से ज़्यादा बिजली पैदा करके भी अगर रूफ टॉप बड़ी है तो इवन ग्रिड को बिजली बेच सकते हैं, कार्बन क्रेडिट्स उनको मिल सकते हैं, डॉलर्स वो कमा सकते हैं। लेकिन सरकार ने कभी इसको प्रोत्साहित इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बिजली कंपनियों के लिए फेवरेबल डिसीजन नहीं है। बिजली कंपनियों को DERC की रेगुलेशन के हिसाब से कम 3.7% जो है ये सोलर एनर्जी जो है इसके अंदर हेल्प करना, सपोर्ट करना चाहिए था। 0.1% भी आज तक जो है नहीं किया गया। और इसमें इस सारे प्रोजेक्ट में देखिए 30% तक भारत सरकार सब्सिडी देती है। आप दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी सब्सिडी दे दीजिए। कोई लोग उसके अलावा भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको बैंक से कोई सस्ता लोन दिला दीजिए, उसके ब्याज को आप सब्सिडाइज कर दीजिए। लेकिन इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, नीयत को साफ रखना पड़ेगा। नीयत की बात आपने कही, करप्शन की बात कही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है उसको भी एक बहुत ही तीसरी मजबूत ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल आपके बारे में ऐसा कहते हैं कि आप बीजेपी के मनमोहन सिंह हैं, आपके नाम के भी आगे डॉक्टर लगा हुआ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। देखिए मुझे पता नहीं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह मैं हूँ तो इसका क्या मतलब है उनका। और डॉक्टर मनमोहन सिंह कम से कम जो है उन्होंने मुझे गाली तो नहीं दी है, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन ये देखिए अब कोई दूसरा क्या कह रहा है इसके अंदर मेरा कोई बहुत एक ताकतवर फोर्स मेरा कोई बहुत इन बातों में इंटरेस्ट नहीं है कि दूसरे ने क्या बयान दिया, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे की सोच क्या है। इसकी जैसी सोच होती है वो वैसे बयान देता है, सब करता है। मेरा तो जो वर्किंग है, स्टाइल है, उसमें मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ। और इस समय मुझे मेरी पार्टी ने एक काम दिया है। वो काम पहला ये है कि दिल्ली से कुशासन को समाप्त करना है, सुशासन को लाना है। और उसके अंदर मेरा सारा दिमाग जो है आज की तारीख में इस बात पे लगा है कि दिल्ली के लोगों के लिए, इनके दुख दर्द को दूर करने के लिए, गरीब आदमी की तकलीफ़ को दूर करने के लिए, जो बेचारे आज भी नरक जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, और जो मिडिल क्लास भी परेशान है, दुनिया भर की समस्याएं दिल्ली में उसी तरीके से हैं, इनको कैसे बढ़िया से बढ़िया ढंग से हमने सॉल्व करना है। क्या अच्छी से अच्छी स्कीम दिल्ली के लोगों के लिए लानी है, क्या बड़े बड़े देश के, दुनिया के, शहर के हर फील्ड के प्रोफेशनल्स को कैसे उसमें इन्वॉल्व करना है। आप देखिए दिल्ली शहर में वर्षों से देख रहे हैं साहब, पानी की वाटर लॉगिंग होती है, कोई उसके बारे में सोचने को तैयार नहीं है। भाई कोई तो दुनिया में टेक्निक होगी ना कि भाई दूसरे दुनिया के देशों में भी बारिश होती है, सब कुछ होता है, वहाँ तो वाटर लॉगिंग होती नहीं है। तो कहीं कोई एक्सपर्ट लोग कोई उसका ग्रेडियंट स्टडी कराते होंगे, कोई उसका रेडिकल सॉल्यूशन निकालते होंगे। लेकिन यहाँ पर ये होता है, जब वाटर लॉगिंग होती है तो सरकार MCD को गाली देना शुरू कर देती है
एमसीडी वाले जो है कोई काउंटर उनको जवाब देंगे। भाई आप सरकार में हैं तो आपकी हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ़ द स्टेट होने के नाते आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी भी है, टेक्निकल जिम्मेदारी भी है, सब चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके समाधान जो है हमको मॉडर्न आइडियाज़ के साथ और मॉडर्न थिंकिंग के साथ हम लोगों को ढूंढने पड़ेंगे। हम जाएंगे, हम तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम चेन्नई जाकर ढूंढेंगे, हम बेंगलोर जाकर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स जो है ढूंढेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। मैं दुनिया के 30-35 देशों में गया हूँ, मैंने बहुत सारी समस्याओं को देखा कि इतने बढ़िया ढंग से उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। आम आदमी पार्टी को आप कुछ फोर्स मानते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है इलेक्शंस में? देखिए बात है कि किसी दूसरे के बारे में कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन अब तो उनसे आपका मुकाबला है। इतनी देखिए देश में पार्टियां हैं, 1200-1300 पार्टियां मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में है। मैं तो मानता हूं कि एक और पार्टी है अब अपने हिसाब से वो काम कर रही है, ठीक है। हमारे को इस बात में कोई किसी तरह का संदेह नहीं है कि दिल्ली में जो मुकाबला है वो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होता है, वर्षों से हो रहा है ऐसा। एक दैट्स नंबर 1। दूसरा, दिल्ली के लोगों के विवेक पर मुझे ज़रा भी शक नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंस है मुझे उनके विवेक पर, जितना मैंने वर्षों से एनालाइज किया है दिल्ली के लोगों के अपने एक्यूमेन को, इंटेलिजेंस एक्यूमेन को, कि वो ये नंबर 1 जानते हैं कि अगर कांग्रेस से मुक्ति पानी है, आज़ादी पानी है, तो केवल रास्ता बीजेपी के माध्यम से ही है। और दूसरा, वो ये भी जानते हैं कि वोट देते समय वोट को ख़राब नहीं करना। कहाँ वोट देने का मतलब है कि वोट यूटिलाइज होगा, कहाँ वोट देने का मतलब है कि वोट बेफजूल में ख़राब होगा। तो कोई दिल्ली वासी वोट अपना ख़राब नहीं करेगा। दिल्ली वासियों को ये भी पता है कि आप बहुत ही साफ़ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं। दिल्ली वासियों को ये भी पता है कि पोलियो के अभियान को लेकर आपने पूरी दुनिया में, भारत के अलावा भी कैसे प्रसिद्धि बटोरी है। और सारी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं इस नई जिम्मेदारी के लिए जो पार्टी ने आपको दी है। और अगर कल को आप सत्ता में आते हैं तो अपेक्षा आपसे कुछ ज़्यादा ही होगी डॉक्टर हर्षवर्धन। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इतनी विस्तार में बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आपकी और दिल्ली की जनता की और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है, भगवान की कृपा से, अपने बड़े वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से और दिल्ली की जनता के प्यार और सहयोग से और अपने कार्यकर्ताओं की जिसे कहते हैं अभूतपूर्व योग्यता और क्षमता से हम उस पर खरे उतरेंगे और किसी को निराश नहीं होने देंगे। एक बार फिर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।